हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज आपके लिए एक और नया हिल्स ड्राइव रिव्यू लेके आ गए हैं टाटा अल्ट्रोज का। दोस्तों, हिल्स, माउंटेन्स, बीचेस, वीकेंड गेटअवेज सबकी अपनी अपनी पसंद है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में बीचेस वगैरह का तो उतना ऑप्शन है नहीं। तो ऐसी वैलीज़, ऐसे व्यूज़, माउंटेन की शांति और कई सारी चीज़ें मेरे को लेके आ जाती हैं हर बार पहाड़ों की तरफ। यहाँ आप देखेंगे तो मैं आज आया हुआ हूँ महाबलेश्वर, पंचगनी, और आपने नोट किया हो तो मैं महाराष्ट्र में आके भी पहाड़ों में आया हुआ हूँ इस गाड़ी को लेके, जो कि है टाटा की अल्ट्रोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देंगे एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस कि क्या टाटा अल्ट्रोज हिल्स में परफॉर्म करने लायक गाड़ी है या फिर कोई कमी टाटा ने इस गाड़ी के अंदर छोड़ दी है जो कि आपको रोकेगी इस गाड़ी को कंसिडर करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को और बताते हैं आपको इस टाटा अल्ट्रोज की सभी डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने ड्राइव को, और साथ के साथ आप एंजॉय करिए सीनिक व्यूज़ को, और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ सभी इन्फॉर्मेशन टाटा अल्ट्रोज से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों, हिल्स में कुछ एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं, और क्या एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इम्पॉर्टेंट है, और क्या कोई ऐसी कमी रह गई है इस प्रीमियम हैचबैक के अंदर जो कि आपको रोके इस गाड़ी को कंसिडर करने से पहले। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट्स आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, तो ये टिपिकल ड्राइव रिव्यू नहीं रहने वाला है। इसमें सिर्फ बातें होने वाली हैं स्पेसिफिकली हिल्स से रिलेटेड। तो अगर आपको इसका टिपिकल ड्राइव रिव्यू देखना है जो मैं अपने स्टैंडर्डाइज्ड वे में देता हूँ, तो आप उसके लिए दूसरा इसका रिव्यू जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अब आप जानना चाह रहे होंगे मैं कौन सा इंजन और कौन सा ट्रांसमिशन चला रहा हूँ। तो ट्रांसमिशन तो शायद आपको दिख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैनुअल है, बट मैं आज चला रहा हूँ अल्ट्रोज डीजल। बट दोस्तों, इस वीडियो में साथ ही में इंक्लूड करेंगे अल्ट्रोज के अपने पेट्रोल इंजन को भी, क्योंकि उसे भी मैंने चलाया हुआ है और उसके भी सभी स्टैटिस्टिक्स मैं जानता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को और देते हैं आपको इसके सभी एस्पेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की। अब दोस्तों, विजिबिलिटी आपको दिल्ली जैसे शहर में हो चाहे मुंबई जैसे शहर में हो उतनी ज़्यादा ज़रूरत शायद ना पड़े, बट अगर बात करते हैं पहाड़ों की और घाट सेक्शन की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, महाबलेश्वर आने से पहले मैं गया था लोनावला, और वहाँ पे भी मैंने नोट करा कि विजिबिलिटी में एक जगह थोड़ी सी कमी टाटा अल्ट्रोज के अंदर है, बट वो इतनी बड़ी कमी नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो आप डेफिनेटली उस कमी से ऊपर आ जाएंगे, और अगर आपको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो ओवर द टाइम अगर आप टाटा अल्ट्रोज कंसिडर कर रहे हैं तो आपको आदत पड़ जाने वाली है उस चीज़ की। तो बता देता हूँ दोस्तों, बोनट विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर नहीं है। ये कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं है। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बोनट की किसी भी गाड़ी में नहीं आती है। उसके अलावा आपके मिरर्स, ORVM, IRVM, ये सभी चीज़ें इन प्लेस हैं, प्रॉपर विजिबिलिटी देती हैं, रिवर्स कैमरा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मेजर कमी जो मेरे को लगी वो भी न्यू ड्राइवर्स के लिए स्पेसिफिकली अगर बोलूँ, मेरे को तो ऐसा ज़्यादा फील नहीं हुआ। इसका जो ए पिलर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रखी जाती है, बट इसका ए पिलर के साथ साथ क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है, तो ये काफ़ी ब्रॉड एरिया बन जाता है। प्लस ORVM भी यहाँ पे दिया गया है जो कि उसकी टिपिकल पोजिशनिंग है। तो ये सभी चीज़ें मिल के यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा पैच बना देती हैं जहाँ पे आपको विजिबिलिटी शायद थोड़ी कम देखने को मिले। अब दोस्तों, आपको अगर आपकी गाड़ी की डायमेंशंस पता हैं तो फिर ये विजिबिलिटी वाला एस्पेक्ट आपको परेशान नहीं करेगा। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो दोस्तों, विजिबिलिटी में अगर आप इस चीज़ को टेस्ट ड्राइव करके एक बार देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पिलर में ही ट्विटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है पिलर को मोटा रखने का। बाकी एक स्ट्रेंथ बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी गाड़ी के पिलर्स को मोटा रखने का। चलिए, अब विजिबिलिटी एस्पेक्ट की बात हो चुकी है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट और एक मेजर एस्पेक्ट किसी भी गाड़ी के जो आप शायद किसी भी टेरेन में चलाएं, टाटा अल्ट्रोज के इंजन की। तो दोस्तों, इसका जो पेट्रोल इंजन है स्पेसिफिकली नॉन टर्बो वाला, वो मैंने पहाड़ों में चलाया हुआ है टाटा टियागो और टाटा टिगोर के साथ। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन आता है और ओवरऑल उस इंजन से मेरे को कोई ख़ास शिकायत नहीं है। बाकी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो उसमें
नॉइज़ वगैरह थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि वो एक 3 सिलेंडर इंजन है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस डीज़ल की, तो डीज़ल के अंदर भी मेरे को पावर पेट्रोल से कंपैरिजन में अगर बताऊं तो 90 PS की पावर और साथ में अराउंड 200 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं पेट्रोल से बेहतर है और टॉर्की नेचर होने के कारण यहाँ पे आपको पावर ज़्यादा फील होती है। ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो पेट्रोल हो या डीज़ल अच्छा ही परफॉर्म करेगा और आपको निराश तो एटलीस्ट नहीं करेगा। अब दोस्तों एक इंजन ऑप्शन रह गया जो कि है टर्बो पेट्रोल। दोस्तों अभी तक मेरे को टर्बो पेट्रोल अल्ट्रोज चलाने का मौका नहीं मिला है, तो उसके बारे में मैं अपने थॉट्स रिजर्व रखूँगा। कभी और मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ एक अलग वीडियो में सभी डिटेल्स शेयर कर दूंगा उस गाड़ी के बारे में। उसके अलावा दोस्तों टाटा का जो अल्ट्रोज DCA है, अब ऑटोमेटिक के अंदर कहीं ना कहीं पावर लिमिट ज़रूर हो जाती है और वहाँ पे अगर DCA की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि DCA आपको हिल्स वगैरह में परेशान करेगी, बट कहीं ना कहीं आपको डाउन शिफ्ट करके चलना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में कहीं ना कहीं पावर थोड़ी सी ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है। बाकी गियरबॉक्स वो भी काफ़ी अच्छा है और अल्ट्रोज DCA के ऊपर कई सारे डिटेल्ड रिव्यूज़ मैंने दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो जाके उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। इंजन पावर आपको बता दिया, अब बताता हूँ कि जब मैं महाबलेश्वर पंचगनी चढ़ रहा था और बीच में इंक्लाइन डिक्लाइन तो पहाड़ों में आते ही रहते हैं, तो कैसा परफॉर्म किया, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो दोस्तों चढ़ाई के वक्त लोनावला में तो कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई मेरे को मिली नहीं, हालांकि महाबलेश्वर फिर भी थोड़ी सी हाइट पे। और हम नॉर्थ वालों को अगर ऋषिकेश वगैरह की बात करें या फिर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसे मैं चितकुल वगैरह गया हुआ हूँ, तो उस हिसाब से तो यहाँ के हिल स्टेशन आपको काफ़ी डाउन देखने को मिलते हैं, तो उनसे कंपेयर तो नहीं कर पाऊँगा मैं यहाँ पे। बट महाबलेश्वर की हाइट जितने भी लोग मुंबई साइड से हैं या महाराष्ट्र से हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको पावर से रिलेटेड कोई इशू टाटा अल्ट्रोज डीजल और पेट्रोल दोनों में ही लगने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों चढ़ाई में एक्सेलरेशन हो डी एक्सेलरेशन हो सभी चीज़ें ठीक रहती हैं। और अब चलते हैं पावर से अलग नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है ड्राइव मोड्स। अब दोस्तों एक गाड़ी के अंदर ड्राइव मोड्स दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर जैसे मैं इस टाइम अगर आप देख पा रहे हो तो सिटी मोड के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। सिटी मोड में दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट इको मोड में कहीं ना कहीं पावर और लिमिट करी जाती है। तो क्या इको मोड में ये गाड़ी स्ट्रगल करती है, कैसा परफॉर्म करती है, वो चीज़ें भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इंक्लाइन के टाइम मैंने दोनों ही मोड्स में इसे चढ़ा के देखा और मेरा फीडबैक ये रहा है कि इको मोड और पावर मोड या सिटी मोड जो है इसके अंदर उसमें डिफ्रेंसिएशन तो ज़रूर रखा गया है, बट कहीं ना कहीं इको मोड में भी ये गाड़ी अपना काम कर जाती है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइलेज निकालने के लिए इंजन को ज़्यादा आउटपुट लगाने दें, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट अगर इंजन लगाएगा तो भले ही इको मोड हो भले ही स्पोर्ट मोड हो, कोई भी गाड़ी आपको माइलेज नहीं देगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जहाँ पे गाड़ी को पावर की रिक्वायरमेंट लगे वहाँ पे आप उसे डेफिनेटली एक बेहतर मोड या बेहतर पावर का अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो प्रोवाइड करा दें। उसके अलावा इको मोड में स्ट्रगल करती है गाड़ी मुझे नहीं दिखी। बाकी दोस्तों क्लच पेट्रोल का तो ठीक है, बट डीजल का थोड़ा सा डीपर साइड पे जो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है परेशान करे। बाकी इस पर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपने टाटा अल्ट्रोज को कितना एक्सपीरियंस किया है या कितने टाइम से आपकी इसकी ओनरशिप है। मैं अगर अपना बताऊं तो लास्ट 4 दिनों से मैं इसे चला रहा हूं और 400-500 किलोमीटर ये गाड़ी मेरे हाथ से चल चुकी है। तो अब मेरे को क्लच से अडेप्ट हो गया हूँ और मेरे को ऐसा कोई परेशानी नहीं है, बट डेफिनेटली क्लच एक डीपर साइड पे है। अब दोस्तों इतने ट्विस्ट इतने टर्न वगैरह आते हैं तो आपको डी एक्सेलरेट भी करना पड़ता है, यानी कि ब्रेक। अब दोस्तों पहाड़ों में ब्रेकिंग का एस्पेक्ट जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी ब्रेक्स टाइम पे ना लगें तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में भी टाटा अल्ट्रोज ने मुझे निराश नहीं किया है और ओवरऑल जैसी एक्सेलरेशन है उस हिसाब से ब्रेकिंग सही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स, रेयर में ड्रम ब्रेक्स, जो टिपिकल हर गाड़ी के अंदर आता है इस सेगमेंट की। उसके अलावा चलते हैं तो दोस्तों ये स्टेयरिंग व्हील का एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि दोस्तों स्टेयरिंग फील फीडबैक वगैरह असली आपको टेस्ट करने को मिलते हैं हिल्स के अंदर। अभी आप अगर ये वीडियो कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा यूज़ है स्टेयरिंग का। भले ही
मैं क्लच वगैरह का यूज़ करूँ ना करूँ, कहीं ना कहीं अभी डाउन हिल जा रहा हूँ, बीच बीच में अप हिल जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी आप देखें। और अप हिल जाते हुए भी आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा काम लगेगा। तो स्टीयरिंग का फीडबैक ठीक ठाक है और आपको कहीं से भी ये निराश नहीं करता है। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर यूनिट में या फिर सभी टाटा अल्ट्रोज में ये वाली प्रॉब्लम है। ये आप देखेंगे तो हल्का सा डेड है सेंटर में अगर स्टीयरिंग देखा जाए। उसके अलावा दोस्तों जब मैंने पेट्रोल वाली अल्ट्रोज चलाई थी तो वहाँ पे ये मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ था। और बाकी दोस्तों जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और अपना वेट भी गेन कर रहा है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ चलें तो NVH लेवल्स, क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में जैसा कि मैंने आपको बताया जब गाड़ी चढ़ रही होती है तो पावर NVH लेवल्स या इंजन को ज़्यादा RPMs की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे कैसा रहता है अल्ट्रोज का रिस्पॉन्स। तो अगर पेट्रोल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 सिलेंडर इंजन है और हाई रेव्स पे आपको कहीं ना कहीं पहाड़ों में गाड़ी रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा मिलेगी। बट अगर डीजल की बात करते हैं तो 2-2.5 हज़ार RPM में मेरा काम तो आराम से हो गया। अगर बात करते हैं पंचगनी महाबलेश्वर की तो 2-2.5 हज़ार RPM पे तो कोई खास नॉइज़ इसके अंदर नहीं आती है, भले ही वो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। अब बात करते हैं दोस्तों कंफर्ट की, क्योंकि कंफर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं। नो मैटर आप कौन से टेरेन में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बट पहाड़ों में आप जानते हैं भले ही ऑल्टो हो, 800 हो पुरानी वाली, या फिर टाटा की नैनो, सभी गाड़ियाँ किसी ना किसी तरीके पहुँच जाती हैं, भले ही वो स्ट्रगल करती हुई आएँ, अपने ओनर को परेशान करती हुई आएँ। तो अगर हम प्रीमियम जा रहे हैं या प्रीमियम अपग्रेड कर रहे हैं तो क्या उसकी वर्थ हमें मिल रही है? तो दोस्तों अल्ट्रोज के साथ मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जी हाँ, उसकी वर्थ हमें देखने को मिल रही है। क्या वर्थ मिल रही है? तो दोस्तों पावर पिकअप में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है अगर सेगमेंट्स चेंज करते हैं, प्लस कंफर्ट में इसके अंदर आते हैं 16 इंच के टायर्स। और कंपैरिजन तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप लोअर सेगमेंट पे जाएंगे तो आपको 14 इंच, 15 इंच, 13 इंच ये टायर्स देखने को मिलेंगे, तो गड्ढे और ज़्यादा फील होते हैं। प्लस सस्पेंशन सेटअप टाटा के काफ़ी ज़्यादा एप्ट रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सस्पेंशन सेटअप भी आपको सपोर्ट करता है। टायर की प्रोफाइल वगैरह काफ़ी अच्छी रखी गई है। बाकी दोस्तों एक और एस्पेक्ट आ जाता है कंफर्ट प्रोवाइड कराने में, ग्राउंड क्लियरेंस। अब दोस्तों ये पार्ट ज़्यादा बेहतर है ड्राइवर्स कंफर्ट के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी से प्यार होता है और वो नहीं चाहता कि कहीं भी उसकी गाड़ी नीचे से स्क्रैप हो, टच हो या उसे परेशान करे। तो दोस्तों अभी मैं सिंगल पैसेंजर था तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। कई जगह टूटी हुई सड़कें मिली, कई जगह व्यू पॉइंट्स वगैरह पे जाने के लिए बिल्कुल नो रोड्स वाली सिचुएशन थी, तो ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ। बाकी अगर 4-5 लोग इस गाड़ी में हो तो शायद आपको परेशानी आ सकती है इस एस्पेक्ट से रिलेटेड। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है माइलेज। तो दोस्तों माइलेज क्या ऑफ़र करी गाड़ी ने मुझे? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400-500 किलोमीटर यह गाड़ी चल चुकी है। और एक एस्पेक्ट अगर आपको दूं तो ARAI क्लेम्ड माइलेज है इसका 23 का। एक डिटेल्ड माइलेज टेस्ट मैंने इसका बना के आपको चैनल पे दे दिया है और ओवरऑल लास्ट अगर 230 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहा है। जब से मैंने ट्रिप रीसेट करा था तो 22.1 की माइलेज तो ये MID ही शो कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी माइलेज देने के केपेबल है ये गाड़ी। उसके अलावा दोस्तों अगर फ़ीचर्स वगैरह की बात करें तो फ़ीचर्स वगैरह ड्राइवर से ज़्यादा पैसेंजर्स के काम आते हैं और इस गाड़ी के अंदर ठीक ठाक फीचर्स हैं। बाकी सनरूफ वगैरह की रिक्वायरमेंट्स ये गाड़ी आपकी पूरी नहीं कर पाती है। गियरिंग रेशियोज़ की अगर बात करूं तो गियरिंग रेशियोज़ में आपको फर्स्ट गियर थोड़ा सा शॉर्ट लगेगा, बट ओवरऑल बाकी गियरिंग ठीक ठाक है और आपको परेशान नहीं करती है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अल्ट्रोज़ की बात करते हैं और हिल्स परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ड्राइव की बात करते हैं, या कोई भी एस्पेक्ट देखते हैं, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल जितनी मैंने एक्सपीरियंस करी है, जितनी चलाई है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को जो सिर्फ लगा है कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है, वो है इस अल्ट्रोज़ डीजल का क्लच। पेट्रोल में ये इशू भी नहीं है, अदरवाइज़ आपको मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी अगर आप टाटा अल्ट्रोज़ को यूज़ करते हैं हिल्स के अंदर। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए इन व्यूज़ को। होप करता हूँ आपको ये रिव्यू समझ आया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।